नमस्कार मित्रों। मुझे पता है कि ये समय आप लोगों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों ने परीक्षाएं दी हैं और उसका परिणाम अभी तक नहीं आया है। और ये जो इंतजार का पीरियड होता है ना रिजल्ट्स के, वो बहुत ही ज्यादा एक तरह का मेंटल प्रेशर होता है आपके ऊपर। और आसपास के जो आपके रिलेटिव्स होते हैं वो भी पूछते रहते हैं, रिजल्ट आया, उसका क्या हुआ, उस रिजल्ट का क्या हुआ। तो बहुत ही एक हरासमेंट का पीरियड होता है। और खास तौर से जो पीआरटी रिजल्ट है उसके लिए तो एक अलग ही सिचुएशन हो गई है। रिटर्न के रिजल्ट्स आए नहीं है, इंटरव्यू अभी होना है, तो उसके लिए क्या करें। तो कैंडिडेट्स, ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाया है कि आप इस सिचुएशन की गहराई को समझिए। अभी जो सिचुएशन है इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, इसके इस टाइम के इंपॉर्टेंस को समझिए। अब आप लोगों ने रिटर्न एग्जाम दे दिया है, उसका रिजल्ट आएगा। मेरी मनोकामना तो यह है कि आप सभी के सभी रिटर्न क्वालिफाई कर जाएं और इंटरव्यू के लिए जाएं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक कंपटीशन है, इसमें कुछ लोग क्वालिफाई होंगे और कुछ लोग बाहर हो जाएंगे रेस से। अब जो लोग क्वालिफाई होंगे उनको पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो लोग रेस से बाहर होंगे उनको जरूरत है अपनी कमियों को दूर करने की। अब ये टाइम इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो लोग भी क्वालिफाई करेंगे रिटर्न एग्जाम को और इंटरव्यू के प्रोसेस के लिए जाएंगे, तो उनको शायद लग रहा होगा कि उनका एग्जाम उस दिन है जिस दिन इंटरव्यू होगा। बल्कि ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा अगर वो सोच रहे हैं तो वो गलत सोच रहे हैं। बल्कि उनका एग्जाम, उनकी परीक्षा अभी चल रही है। उनकी परीक्षा जो असली है, जो कसौटी है, वो अभी है। और वो क्या है? वो ये है कि वो अपनी टाइम को यूज कैसे करते हैं, उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, उसको बेस्ट तरीके से उसकी वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं। यही उनकी असली परीक्षा है। जिस दिन इंटरव्यू होगा उनकी परीक्षा का वो आखिरी दिन होगा। बल्कि ये कहिए कि जो इन्होंने इस दौरान किया होगा उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। उस वो उसको उसको वो दिखाने का तरीका होगा कि भाई मैंने इतने 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, जो भी समय है, 6 महीने, जो भी मुझे मिला, मैंने ये काम किया, उसको ऐसे यूज किया। हो सकता है एक सवाल ये भी आ जाए कि आपने ये जो समय है, गैप है, इसको यूज कैसे किया, और इसमें क्या क्या सीखा आपने। क्योंकि सीखते रहना एक शिक्षक की सबसे बड़ा स्किल है। तो ये जो टाइम यूज करना है इस दौरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो सीरियस हैं और जिनको लग रहा है कि वो सेफ जोन में है। अब सेफ जोन क्या है, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि वो सेफ जोन में हैं, उनके इंटरव्यू देने के चांसेस बहुत हाई हैं, तो उन लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए इंटरव्यू में अपनी जो तैयारियां हैं वो उसको कंटिन्यू कर देना चाहिए। क्योंकि जब रिजल्ट्स आएंगे तो वैसे भी आपको समय बहुत ज्यादा तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन जिन लोगों ने इस दौरान काम किया होगा उनको एक एडवांटेज रहेगा टाइम का। उनको तुरंत इमीडिएट प्रेशर फील नहीं होगा। प्लस वो हैबिट में भी रहेंगे पढ़ाई के। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को कुछ स्किल्स पर काम करना होगा, जो कि टीचर्स के लिए बहुत ही जरूरी है। और अगर आपने इस पर काम किया, इसको इंप्रूव किया, इस स्किल्स पर, तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू के दौरान इसका एडवांटेज मिलेगा। अब वो स्किल्स क्या हैं, तो चलिए इसको दिखाने के लिए मैं आपको इसमें लैपटॉप के स्क्रीन पर ले चलता हूं। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ गए हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स जो कि एज अ कैंडिडेट और एज अ टीचर आपके पास होने चाहिए। तो अभी तक तो आपकी नॉलेज का जो लेवल है वो काफी हद तक देख लिया गया है कि चलो इनके पास ये बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज है। लेकिन बहुत सी स्किल्स होती हैं एक टीचर के पास, एक सक्सेसफुल टीचर होने के लिए, जो कि उसके पास होनी चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल्स है और इस पर आप क्या काम कर सकते हैं, जिसको कि जो कि आपके लिए टीचिंग प्रोसेस में हेल्प करेंगे। और कहीं ना कहीं केवीएस में या किसी भी टीचिंग इंटरव्यू में इन्हीं चीजों को ढूंढा जाता है एक टीचर के अंदर। क्योंकि कोई भी एक जो कोई किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, जो आपके इंटरव्यू बोर्ड में बैठा है, किसी भी पद पर हो, वो
स्टूडेंट तो रहा ही है कभी ना कभी, तो उसको वो एक एक्सपेक्टेशन, तो उसको पता ही है कि वो टीचर से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, तो वो ढूंढने की कोशिश करेगा आपके अंदर। और अगर उसको टीचिंग फील्ड का अनुभव है, वो खुद भी एक टीचर रहा है, तो जरूरी वो इस बात को ढूंढेगा ताकि इन स्किल्स की सहायता से आपकी टीचिंग को बेहतर किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि ये स्किल्स कौन कौन सी हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पहली एक जो स्किल होगी, जो कि आपकी टीचिंग के काम में जो यूज होने वाली है, वो है अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड साइकोलॉजी। अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने का मतलब कि बच्चा कब पढ़ने के मूड में है, बच्चा कब पढ़ने के मूड में नहीं है, क्या बैलेंस बनाना है बच्चे के मूड में और आपके सिलेबस के बीच में। बच्चा अगर किसी सिचुएशन में फंस गया, किसी इमोशनल सिचुएशन में फंस गया है, तो आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप बच्चे को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि बच्चा आपसे या अपने पेरेंट्स से, किसी से भी जाकर इमोशनल सिचुएशन में हेल्प मांगे। ये सब चाइल्ड साइकोलॉजी का पार्ट, और इसका एजुकेशन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्लासरूम मैनेजमेंट में तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि याद रखिए, आपको सिर्फ एक बच्चे से डील नहीं करना है, आपको बहुत से बच्चों से डील करना है। 40-50 बच्चे हो सकते हैं आपकी क्लास में, आपको इन सभी से एक साथ डील करना होगा। तो चाइल्ड साइकोलॉजी का बहुत ही गहरी समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि बच्चे को मैनेज कैसे करना है, कितना लव है, कितना अफेक्शन है, कितना थोड़ा सा आपको डर दिखाना है बच्चों को, कितना उनको एंटरटेन करना है क्लास में, कितना नॉलेज देना, हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। तो चाइल्ड साइकोलॉजी की समझ जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी पहले ऐसा समझता था कि मुझे अगर सब्जेक्ट की नॉलेज है, जब मैं नया नया टीचिंग शुरू किया, लगभग अब तो 7-8 साल हो गए हैं मुझे टीचिंग करते हुए, अनुभव हो गया है। बाकी जो स्टूडेंट्स ट्यूशन के रूप में जो पढ़ाया है, वो तो पहले पढ़ाया ही है, लेकिन स्कूल्स में 7 साल लगभग हो गए हैं कम से कम। तो जब मैं शुरू किया तो मुझे लगा मुझे सब्जेक्ट की नॉलेज है, बच्चों को नॉलेज दूंगा, बच्चा बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब मैंने करियर गाइडेंस, ऐसे सर्टिफाइड करियर गाइडेंस बन गया, जब मैं सर्टिफाइड काउंसलर बन गया, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये आपका डिजायर्ड गोल है, जो कि हम चाहते हैं कि एजुकेशन, हम चाहते हैं कि एजुकेटेड चाइल्ड हो। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं डिजायर्ड सिचुएशन। और ये आपका करंट सिचुएशन है, जिसमें बच्चे के पास किसी सब्जेक्ट की या किसी भी चीज की अभी नॉलेज जो वो चाह रहा है, वो नॉलेज वो नहीं जो वो चाहता, और हमें यहां से यहां बच्चे को पहुंचाना है, करंट सिचुएशन से डिजायर्ड सिचुएशन में पहुंचाना है। अब इसमें बीच में बहुत सी बाधाएं हो सकती हैं, हर्डल्स हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जो कि बच्चे को वहां पर इस डिजायर्ड सिचुएशन तक जाने से रोकते हैं। हमें इन्हीं रिस्क फैक्टर्स को समझना होगा। अब ये जो प्रोसेस है, ये जरूर आपकी नॉलेज के थ्रू होने वाला है, ठीक है, लेकिन जो डिजायर्ड प्रोसेस है, ये आपके और बच्चे का नॉलेज है ये, ठीक है, लेकिन इसके बीच में बहुत सी ऐसी रुकावटें आ सकती हैं, जो कि ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, जो कि बच्चे को डिजायर्ड सिचुएशन तक पहुंचने से रोकें। और अगर आपको चाइल्ड साइकोलॉजी की अच्छी समझ नहीं है, तो आप इन समस्याओं को पहचान नहीं पाएंगे, इनका निर्धारण नहीं कर पाएंगे, इनका समाधान नहीं कर पाएंगे। और इंटरव्यू में श्योर इससे सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, और वो आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज को ही टेस्ट करना होता है। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है टीचर के लिए, वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल पर आपको बहुत सारा काम करने की जरूरत है, जितना ज्यादा आप काम कर सकें, सिर्फ टीचिंग फील्ड में नहीं बल्कि लाइफ के अन्य फील्ड्स में भी कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप अपनी बात को सुनने वाले तक, बच्चे तक कैसे बेहतर बेस्ट तरीके से पहुंचा पा रहे हैं, बच्चा उससे एंगेज भी रहे, उस नॉलेज को ग्रास्प भी करे, बोर भी ना हो, और उसके और फिर और आप एक जो ग्रेविटी है, एक गरिमा है अपनी जो क्लास में, वो बना कर रखें,
क्लास को कंट्रोल में करके रखें। ये सब बहुत जरूरी चीज है और ये सब इस चीज में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है एक टीचर के लिए। कम्युनिकेशन स्किल में लैंग्वेज का बहुत महत्व है। आप चूंकि इंडिया में हम लोग सभी रह रहे हैं, तो इंडिया में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हम मोटा मोटी कहें तो कुछ प्रमुख भाषाएं जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, ये प्रमुख भाषाएं। अगर इन दो भाषाओं को जान रहे हैं तो आप इंडिया में अधिकतर जगहों पर सरवाइव कर सकते हैं। तो इन दोनों ही भाषाओं पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अब ये बात अक्सर पूछते हैं कि इंटरव्यू में क्या इंग्लिश डिसाइडिंग फैक्टर है। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग इंग्लिश से असर पड़ता है। अब डिसाइडिंग फैक्टर है या नहीं है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसको बाकी चीजों से कैसे कंपनसेट कर रहे हैं। आपका पूरा फोकस कम्युनिकेशन पर है और आप कम्युनिकेशन पर ही गैप है, आपको कम्युनिकेशन में ही कमजोर है, तो निश्चय आपको डिसाइडिंग फैक्टर आपके लिए हो जाएगा। आप कम्युनिकेशन को केवल एक माध्यम की तरह यूज कर रहे हैं, आपकी नॉलेज बेस स्ट्रांग है, आपका चाइल्ड साइकोलॉजी स्ट्रांग है, तो वो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर साबित नहीं होगा। इंटरव्यू लेने वाला आपकी इन गुणों से, इन स्किल से भी प्रभावित होगा। इसके बाद नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सब्जेक्ट नॉलेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप जिस भी सब्जेक्ट में आप नॉलेज है, वैसे तो अगर प्राइमरी के देखें तो उनको सभी सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, तो सभी सब्जेक्ट्स के एटलीस्ट अपने फंडामेंटल्स को बिल्कुल क्लियर रखिए। हिंदी है तो मात्राओं को लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बेसिक शब्दावली को लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कुछ पॉपुलर बुक्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही इंग्लिश में भी है, कुछ पॉपुलर राइटर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसमें आप अपनी एक डेप्थ बनाकर रखिए। अगर यहाँ पे आप कमी आपको लग रही है तो ये समय है, आप बुक्स उठाइए, उसको पढ़िए, वीडियोस देखिए, किसी की भी वीडियोस देखिए। आप मुझसे कहेंगे तो मैं भी आपको सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी वीडियोस बना दूंगा, जिससे कि आप एंगेज भी रहेंगे और उसको कम समय में रिवाइज भी हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट नॉलेज में आप जितना डीप उतर सकते हैं डीप उतरिए। अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको शॉर्ट क्विजेस या टेस्ट सीरीज बनाकर दे दूं तो वो भी मैं दे सकता हूं। तो आपकी जैसी सहायता हो सके, तो वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज धीरे धीरे स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखिए, मैं केवीएस के लेके बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको केवीएस के बारे में न्यूज़ दे दूं। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपका हाथ तब तक थामे रहूं जब तक कि आपको एक सरकारी नौकरी ना लग जाए, या जब तक कम से कम एक टीचर की सरकारी नौकरी ना लग जाए, तब तक तो मैं आपका हाथ थामे रहूं। तो मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको गाइड कर सकूं। चौथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है, जिसको अक्सर बच्चे जहां पर लैग कर जाते हैं, वो है जनरल अवेयरनेस। आपको न्यूज के टच में हमेशा रहना है ताकि आप अपने सराउंडिंग से अवेयर रह सके। याद रखिए, टीचर के लिए जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक कंसेप्ट होता है कंटेक्स्ट बेस्ड टीचिंग, कंटेक्स्ट बेस्ड टीचिंग। अच्छा, एक चीज़ और है, चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागॉजी में बहुत सारे कंसेप्ट हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिनकी इंटरव्यू में क्वेश्चन आने की संभावना है, तो या आपके अगर आप अपना इंट्रो देते हुए या अपने बारे में बताते हुए, अपने बारे में लिखते हुए उन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो आपको बोनस मिल जाएगा। तो मैं इस पर रिलेटेड एक वीडियो आपको बना सकता हूं। तो कंटेक्स्ट बेस्ड टीचिंग में क्या होता है कि बच्चे का सराउंडिंग, उसके कंटेक्स्ट, उसकी करंट सिचुएशन को यूज करके उसको पढ़ाना होता है, वहीं से एग्जाम्पल्स निकालने होते हैं। तो अगर आपकी अवेयरनेस अच्छी है तो आपका जो कंटेक्स्ट बेस्ड टीचिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा और बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे फिर आपको। अरे, इनके साथ पढ़ते हैं तो नॉलेज भी मिलती है, मज़ा भी आता है, इंगेजमेंट भी रहता है और क्लास में हम इंजॉय भी करते हैं, तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे ऐसे ऐसे टीचर्स को। और जब बच्चे पसंद करेंगे तो इंटरव्यूअर भी पसंद करेगा। ठीक है, तो ये जो 4 स्किल हैं आपकी, इन पर आपको काम करने की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल, सब्जेक्ट नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। और बिना टाइम वेस्ट किए इन पर आप काम शुरू कर दीजिए। अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं तो भी ये आपके काम आएंगे, और इंटरव्यू के लिए नहीं सिलेक्ट होते हैं तो आगे जो एग्जाम देंगे तो भी उसमें भी ये आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, बिना रिजल्ट के लिए परेशान हुए, बिना रिजल्ट के लिए वेट किए हुए मेडिटेशन करिए, अपने दिमाग को फोकस करिए
और अपने इन स्किल्स पर काम करिए, क्योंकि आप जितना परेशान होंगे, जितना पैनिक होंगे, उतने ही आपके गलतियां करने की संभावना बढ़ जाएगी। तो गलती करने से बचिए, अपने स्किल्स पर काम करिए। जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन तो आपको फाइनली दिखाना है कि मैंने क्या तैयारी की। तैयारी तो आपको अभी करनी है, तो तैयारी करते रहिए और मैं साथ में हूं आपको आपकी नौकरी लगने तक। थैंक यू।